मेरा नाम मनीष चौधरी है। हम सब लोग जो विषय पढ़ेंगे वो भूगोल को, अपन पूरे सेगमेंट को, जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान तीनों जो सेगमेंट होंगे वो तीनों सेगमेंट अपन पढ़ेंगे। ईमानदारी से ये बताना कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोच लिया जिन्होंने कि चलो अरे इसके बहाने अपन पटवारी की कर रहे हैं या इसकी कर रहे हैं, इसकी तैयारी पूरी हो जाएगी। एक भी नहीं, सब आ रहे इसकी। अरे वाह, ये तो चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर जब शुरुआत करते हैं तो यूं ही सोचते हैं कि ले हमारा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है तो कम से कम सरकारी नौकरी तो लग ही जाएगा, है ना। तो जिस उद्देश्य से आए हो, शुरुआत से एंड तक उसी जोश के साथ और उसी उद्देश्य के साथ लगे रहना, ठीक है ना। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार आरएस देंगे? चलो, ऑलमोस्ट मतलब सभी लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी ज्यादा अनुभव लिया नहीं है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले आज का जो सेशन रहेगा आप लोगों का, उसमें मैं आप लोगों को अभी लगभग घंटे भर के अंदर आरएस का जो पूरा प्रोसेस होता है, क्या क्या अभी तक की कट ऑफ रही है, क्या क्या इसका प्रोसेस है, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद में जिस तैयारी को आप करते हैं, अभी आप वहां बैठे हो और कुछ समय बाद जब आप यहां आओगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी जब तैयारी करता है तो इसी मोड से करता है कि मेरा सिलेक्शन होगा, और करना भी चाहिए। क्लास में भूगोल विषय ऐसा विषय है जो थोड़ा सा सीरियस विषय है। सीरियस का मतलब है कि इसमें स्कोप नहीं होता कि इधर उधर आप थोड़ा डाइवर्ट हो सकें, तो थोड़ा सिंसियर सब्जेक्ट है, तो सिंसियरिटी से ही अपने को उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन टॉपिक पढ़ते चलेंगे, उस टॉपिक के साथ साथ में जो भी पीछे के पेपर्स होंगे उनमें प्री मेंस में जो जो उस टॉपिक से प्रश्न आए हुए होंगे, उस टॉपिक के बाद में प्री के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे अपन कि भाई ये टॉपिक था और इसमें प्री में ये प्रश्न आए थे। और जैसे टॉपिक अपन शुरू करेंगे उसके अंदर मेंस में क्या प्रश्न आए वो पहले ही मैं लिखवा दूंगा आपको। उस हिसाब से अपन पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलेंगे। वो सब बातें अपन टॉपिक के साथ साथ करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले जो भी आप प्रिपरेशन करेंगे, इसके 3 स्टेप हैं। इन 3 स्टेप में सबसे पहला प्रीलिम्स का है, उसके बाद में मेंस का है, और उसके बाद में इंटरव्यू का है, ठीक है। निश्चित रूप से इस प्रोसेस का आपको जरूर पता होगा कि भाई आरएस की प्रोसेस है तो ये इस प्रोसेस में, लेकिन इस प्रोसेस में और जो भी अंदर की सारी बातें कि भाई यहां किस किस सेगमेंट में कितना कितना पार्ट होगा, हमारा जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का इसमें कितना पार्ट होगा। दूसरा, एक छोटा सा जो समस्या आती है वो आरएस में विशेष तौर पर मीडियम को लेकर के भी आती है, ठीक है ना। आरएस में आरएस और आईएएस दोनों सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं। आरएस में बिना हिंदी के आपका काम चलेगा नहीं। कैसे नहीं चलेगा उस पर मैं बात करूंगा। हाँ, आरएस के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी होती है उस टर्मिनोलॉजी को इंग्लिश में यूज किया जाएगा। उस टर्मिनोलॉजी से, क्योंकि सेपरेट इंग्लिश मीडियम कहीं भी नहीं है, कहीं भी कि आरएस का ये सेपरेट इंग्लिश मीडियम का बैच है, तो इसलिए आपको जो टर्मिनोलॉजी है उसके साथ में काम चलाना पड़ेगा। प्लस जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो 4-5 दिन आपको पढ़ो, उसके बाद में कितना समझ पाते हो कितना नहीं समझ पाते हो उसके साथ में आप एक डिस्कस करना अपने आप से कि भाई मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, वो आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहां पर जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि जो प्री वाला सेगमेंट है, इस प्री वाले सेगमेंट में आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो कितने मिलेंगे? 150। और इन 150 प्रश्नों के मार्क्स कितने होंगे? 200, ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, ये आपका जो आरएस प्री है, उस आरएस प्री के लिए
जो लेटेस्ट सिलेबस है और इसकी जो भी एक गाइडलाइन है वो दे रखी है। इसमें जो पेपर है उसका नाम दे रखा है सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ठीक है ना। तो जीके और जीएस जिसको बोलते हो आप, ठीक है ना, जीके एंड जीएस, तो जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ये पेपर का नाम है, जो कितने नंबर का है, 200 नंबर का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने होंगे, 150। और ये कैसा पैटर्न होगा इसका, ऑब्जेक्टिव। तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर होगा पूरा का पूरा, जिसमें 150 प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न जो होंगे वो समान अंक के होंगे। और अगर आप तुक्के मारते हो, तुक्के मारना बहुत बुरी बात भी है, बहुत अच्छी बात भी है। अच्छी बात उनके लिए जो अपने भाग्य पर भरोसा करते हैं, भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात उनके लिए है जिनको पता है कि मेरी किस्मत में मेहनत है, बिना मेहनत के 1 रुपया ही नहीं है या कोई सीढ़ी नहीं है, तो वो फिर ऐसे चांस बिल्कुल मत लेना कि उसे तुक्के मारने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। तो उसमें आपका, अगर आपने 3 तुक्के गलत मारे तो आपका एक जो सही प्रश्न है वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस रूप में ये पैटर्न होगा। इसमें जो प्री का सेगमेंट है, इस प्री के सेगमेंट में जो आपके 150 प्रश्न हैं, इस 150 प्रश्न में से सबसे पहले, चूंकि हम बात करेंगे हमारे विषय की, एक विषय कौन सा होगा आपका, ज्योग्राफी का। दूसरा जो विषय होगा वो इकोनॉमिक्स का। तीसरा जो विषय होगा वो हिस्ट्री का। चौथा जो विषय होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का, या इसको हम कह सकते हैं पॉलिटी का। पांचवा जो विषय होगा वो जनरल साइंस का। छठा जो विषय होगा वो मैथ्स और रीजनिंग का, ठीक है। और सातवां जो विषय होगा वो होगा करंट अफेयर्स का। और आठवां जो विषय होगा वो होगा राजस्थान। और राजस्थान वैसे अलग से कुछ नहीं है, अगर इन विषयों को लेके चलोगे तो इसी में राजस्थान आता जाएगा। जैसे मैं कहूं भूगोल, तो भूगोल के साथ में राजस्थान भूगोल। इकोनॉमिक्स तो राजस्थान की इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री तो राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर हो गई। कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल साइंस में जो आप जिसको स्थानीय प्रशासन बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, राजस्थान का स्थानीय प्रशासन आ जाएगा। जनरल साइंस का मामला कुछ होता नहीं, मैथ रीजनिंग का कुछ होता नहीं। यानी यही विषय जो है, इन सारे विषय को अगर आप किसके साथ ऐड कर दोगे, राजस्थान के साथ में, तो वही फिर क्या बन जाएगा, राजस्थान। वहीं करंट अफेयर भी किसके साथ में आ जाएगा, राजस्थान। इन सारे विषयों में अगर हम अकेले राजस्थान को लेते हुए चलते हैं तो अकेले राजस्थान की वेटेज कर रखी है कितनी, 40%। राजस्थान में कोई विशेष अंग्रेजी माध्यम या इंग्लिश मीडियम की कोई बहुत अच्छी किताबें या फिर कोई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो वहां पर यह अनुपलब्धता रहेगी कि ये मैटर आपको बहुत इंग्लिश मीडियम में नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो स्टूडेंट आरएस की तैयारी करता है, ऐसे पता नहीं क्यों अपन सोचते भी हैं कि जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो बोलता तो हिंदी है, समझ में भी आती है उसके हिंदी, तो मेरे हिसाब से समझ भी सकता है। कुछ टर्मिनोलॉजी होती हैं जो उसको थोड़ी परेशान कर सकती हैं, तो वो टर्मिनोलॉजी धीरे धीरे सीख जाते हैं जैसे जैसे तैयारी करते हैं, क्योंकि राजस्थान में स्पेशली हिंदी अच्छी होनी चाहिए। और उसका रीजन अभी अपन जब मेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे तब मैं बताता हूं आपको। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस राजस्थान को अलग से लेते हो तो 40% हो गए, इनके साथ ही लेते हो तो फिर अपन इन 7 सब्जेक्ट के रूप में और प्री के पेपर को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। 7 विषय और 150 क्या हो गए, क्वेश्चन, ठीक है ना। मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो इन 7 विषयों को इन 150 प्रश्नों में डिवाइड करोगे तो हर एक विषय के ऊपर लगभग लगभग कितने प्रश्न हिस्से में आ रहे हैं, 20। अब यह आवश्यक नहीं है कि 20 के 20 आए, हाँ यह है कि भाई कभी जो पेपर बनाने वाले होते हैं उसमें चेयरमैन का एक, जिसको अपन कहें कि एस्पेक्ट होता है कि उसको कौन सा विषय या वो किस विषय को प्रीफर करते हैं, तो कभी कभी इम्बैलेंस करके किसी एक विषय पर क्या कर देते हैं कि भाई जैसे 20 के 25 प्रश्न कर दिए और किसी एक विषय को
20% थे लेकिन उसमें से 17% ही रह गए। लेकिन एक टेंटेटिव आइडिया अगर अपन सबको एक बराबर हिस्से में देते हुए देखें तो इस बराबर हिस्से के अंदर हर विषय में आपको कितने परसेंट मिलेंगे? 20-20%। ठीक है, अब इन सारे विषयों को आपको तैयार करना है और इन सारे विषयों के साथ में ये 150 प्रश्न है। अब इन 150 प्रश्न, जैसे मान लीजिए एक संभावना है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो मैं कह रहा हूं वो बात सही है, लेकिन ऐसा मान रहे हैं कि अभी दूसरी वैकेंसी आरएएस की शायद अक्टूबर और नवंबर के अंदर दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन अब ये चीज मैं भी बिल्कुल 100% नहीं करा कि आएंगी, लेकिन चूंकि जैसे अपन कहें कि भाई जो अभी का ट्रेंड रहा है पिछले 2 साल का, उसमें ये जो वैकेंसीज को लेके है सीरियस सरकार, तो लगता है कि शायद आएंगी वैकेंसीज। अगर मान लीजिए कि अक्टूबर नवंबर के आसपास और लगभग 800 या 900 वैकेंसीज का अगर अपन सुन रहे हैं, तो आप तो यूं मान लो कि 1000 वैकेंसी आ रहे हैं। ठीक है, एक अपन रफली, अब वो 500 निकाले चाहे 1000 निकाले चाहे 700 निकाले, ठीक है, टेंटेटिव आइडिया है अक्टूबर नवंबर का। 1000 वैकेंसी आई, उस 1000 वैकेंसी के लिए वो सारे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन है और 21 साल से ऊपर के हैं, वो सब इलिजिबल होंगे। किसके लिए? इसका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है ना, परीक्षा देने के लिए सब इलिजिबल हैं। अब इस 1000 वैकेंसी के लिए कम से कम 4 से 5 लाख बच्चे एनरोल होंगे, ये फॉर्म फिल करेंगे। तो 4-5 लाख बच्चे कितनी वैकेंसीज के ऊपर? 1000 वैकेंसीज के ऊपर कौन सा एग्जाम दे रहे हैं? प्री का। अब इस प्री के एग्जाम में कट ऑफ की बात करो तो कट ऑफ कब कितनी रही या कितनी रहेगी, इसकी समीक्षा नहीं करनी चाहिए कभी भी। उसका कारण है कि कट ऑफ हमेशा किस पर डिपेंड करेगी? पेपर के ऊपर। पेपर जो बनाया जाता है, अगर पेपर की प्रकृति मान लो बड़ा सिंपल पेपर दे दिया, कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। अगर थोड़ा हार्ड पेपर दे दिया तो सबके लिए हार्ड है। अगर मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं कि हम यहां से पूरा पढ़ के जब जाएंगे तो सबके लिए हार्ड है, तो आपके लिए भी होगा, ठीक है। लेकिन जितना मोटा मोटा मैं अगर आपको एक आइडिया दूं कि हमने जो चीजें पढ़ ली, तो यही रहेगा कि अगर हमारे लिए भी हार्ड है तो फिर तो सबके लिए हार्ड होगा। पेपर है ना, तो इसका मतलब है कि इस पे अपने को बात नहीं करनी चाहिए कि कितनी कट ऑफ गई। हालांकि इसका ट्रेंड रखा हुआ है, इसका ट्रैक मेरे पास में कि कितनी कितनी कट ऑफ कब गई, लेकिन इस पे डिस्कस करना कोई समझदारी नहीं है, क्योंकि हर बार ये अलग ट्रेंड रहता है इसका, ठीक है। अब मैं बताइए कि मान लीजिए कि ये जो 4-5 लाख लोग थे, इनमें जो कट ऑफ रहेगी वो पेपर पर डिपेंड करेगी, प्लस जो भी वैकेंसी है, इस वैकेंसी का लगभग ये 15 गुना जो है वो किसके लिए पास करेंगे? मेंस के लिए, ठीक है ना। तो 5 लाख में से 15,000 लोगों को क्या किया? मेंस के लिए एलिजिबल किया। बाकी के अगर 5 लाख ने दिया तो 4,85,000 बच्चे बाहर, ठीक है ना। तो ये तो एक बड़ी भीड़ को छांट दिया आपने। इतना काम किसका है? प्री का है, ठीक है ना। अब इसमें देखो आप, एक सेगमेंट अपन देख रहे हैं किसको? करंट को। अब वर्तमान में यहां से एक जिसको कहेंगे कि एक बड़ा रेशियो जो प्रश्नों का, पहले मेंस में कम आता था, अब तो मेंस में हर सब्जेक्ट के साथ में इसको जोड़ने लग गए। लेकिन यह भी तय मान के चलना कि जो विषय आप यहां पढ़ रहे हो उनके बिना करंट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी आप कहोगे कि अगर आप एक वर्ल्ड के पूरे जिसको हम कहें कि परिदृश्य को देखें, तो इस समय किन 2 देशों का वॉर चल रहा है? ईरान और इजराइल। ईरान और इजराइल। अगर आपको वर्ल्ड मैप के ऊपर ईरान इजराइल नहीं पता, तो रोज चाहे कितने ब्लास्ट की फोटो दिखाएं आपको, अखबार खूब भरे आए, आपको कोई लेना देना नहीं, बस हो रही है साहब, हो रही है, बस वो हो ही रही है, ठीक है। अभी खूब चल रहा है कि एक जल संधि है, कौन सी? हार्मुज।
अब आपको जल संधि नहीं पता तो हारमुज कहीं हो कोई मतलब नहीं। अगर आपको ईरान का पता है, अगर आपको इजराइल का पता है, अगर आपको इसका पता है, तो आपको न्यूज तुरंत समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीजें हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी करंट का सेगमेंट पढ़ोगे आप लोग, तो करंट अलग से कभी नहीं पढ़ा जाता है। करंट हमेशा और हमेशा इन विषयों के साथ खुद को पढ़ना होगा। और दूसरी बात, अगर ऑफर के साथ साथ आपको लगे कि यहां पर ऐसा टॉनिक मिलेगा कि वे आप आरएस बन जाओगे, तो वो ऑफर नहीं है। उसका रीजन है कि पढ़ना आपको पड़ेगा। 100% डायरेक्शन में और टीचिंग मटेरियल अवेलेबल कराने के अंदर, क्लासरूम टीचिंग के अंदर, क्लासरूम डिसिप्लिन में आप एक नंबर जगह पे हो। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई खुद को करनी पड़ेगी। खुद इस टाइप से पढ़ना पड़ेगा कि जो काम रोज क्लास में लेके जा रहे हो वो काम रोज आपको करना पड़ेगा। उसके आगे आपकी दशा और दिशा अपने आप निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहां जैसा कि मैंने कहा कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पार्ट रहा, ये किस सेगमेंट का रहा है? प्री का। अब प्री का काम खत्म है, आपने जो भी पढ़ा अब उसके बाद आप मेंस में पहुंच जाओगे। लेकिन ये तय मान के चलना कि जिस स्टूडेंट ने प्री की बहुत अच्छी तैयारी करी है उसको मेंस पढ़ने में बहुत जोर नहीं आएगा। जो प्री के सब्जेक्ट हैं, जो मूल सब्जेक्ट है ना, वो मूल सब्जेक्ट आपके ये सारे के सारे हैं। ठीक है ना? ये पांचों सब्जेक्ट एज इट इज कहां भी होंगे आपके मेंस में। जैसे मैं यूं कहूं कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल के अंदर 20 प्रश्नों का मटेरियल तो कहां पर है? प्री में। और उसके बाद में एक सेगमेंट एज इट इज कहां भी है? मेंस में भी है। प्रश्नों के टाइप देखोगे आप तो आरएस में कोई बहुत महारत हासिल किए हुए प्रश्न नहीं आते हैं। अभी जैसे इस बार जो मेंस का पेपर दिया, उस मेंस के पेपर में खैर अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि प्रश्न पूछा गया कि 4 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे चोटियों के नाम लिखो, और महाद्वीपों के नाम भी लिख रखे थे। अब ऐसा फैक्चुअल प्रश्न है जो मेंस का नहीं है, लेकिन दे दिया तो दे दिया। वो प्री का प्रश्न है, मेंस में दे दिया। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जहां आपने यहां बड़े अच्छे से तैयारी कर ली इन विषयों के, तो इसका मतलब मान के चलना कि आपने मेंस का एक बड़ा हिस्सा कर लिया। कुछ विषय ऐसे आएंगे जो केवल आपके मेंस में ही होंगे, फिर वो आपको मेंस में अलग से ठीक से तैयार करने हैं, क्योंकि ये तो आपने यहीं पर कर लिए। और कभी भी अगर हम ये मान के तैयारी करते हैं कि मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं, तो बहुत गलत तैयारी है वो। और हालांकि आजकल ऐसा ट्रेंड भी नहीं है, आजकल प्री के बैच ही बहुत कम बनने लग गए। प्री उस समय हुआ करते थे जब प्री और मेंस के बीच में गैप मिलता था साल साल भर का, तब लगता था यार पहले प्री की कर लेते हैं, फिर उसके बाद पास होंगे तो फिर मेंस पढ़ लेंगे। अब जैसे ही प्री होता है उसके बाद तुरंत मेंस की डेट आती है पहले, तो उसके बीच में इतना गैप नहीं मिलता है कि आप मेंस को बड़ा अच्छे से पढ़ पाओ। तो अब तो आपको जो फाउंडेशन पढ़ रहे हो वो सबसे अच्छा विकल्प आ रहा है इसकी तैयारी का। ठीक है ना? यहां पे जब आप मेंस में जाएंगे तो मेंस का जो सेगमेंट रहेगा उसमें आप लोगों के लिए देखें, ये मेंस के अंदर आप लोगों के 4 पेपर होंगे, जिसमें फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तीनों का नाम क्या लिखा हुआ है? जीएस, जनरल स्टडीज। अब जनरल स्टडीज में जो भी विषय हैं वो हर पेपर में क्या कर रखा है? अलग अलग। हर एक पेपर जो है वो हर एक पेपर 3 यूनिट में बटा रहता है। ठीक है ना? देखो, टोटल मेंस पे पेपर कितने? 4। 4 पेपर के बाद मैंने कहा कि हर पेपर के कितने सेगमेंट? 3। हर पेपर कितने कितने नंबर का? 200 नंबर। टोटल नंबर कितने? 800। और हर पेपर का ड्यूरेशन क्या? 3-3 घंटे का। ठीक है? हर पेपर के 3-3 सेगमेंट, तो इसका मतलब हुआ कि हर एक सेगमेंट अगर आप 200 से डिवाइड करते हो तो लगभग लगभग 65 से और 70 नंबर का हो गया लगभग। ठीक है ना? कि भाई कभी कोई 65 नंबर का दे दिया, कोई 70 नंबर का दे दिया, 3 सेगमेंट ये आपके होंगे। तो ये 200 नंबर के 3-3 सेगमेंट में हर पेपर बटा हुआ है।
ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, इसमें 3 पेपर तो ये हो गए और चौथा पेपर किसका है, जनरल हिंदी और इंग्लिश का। यहां पर ये जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट अकेला कितने नंबर का है, 120 नंबर। और हिंदी में आप ये मान के चलना कि मैं वापस इसीलिए वो बात रिपीट कर रहा था कि जो भी मीडियम इंग्लिश है जिनका, उनको आरएस की तैयारी में स्पेशली हिंदी पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इस पेपर में ही इंग्लिश वाला स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश एक लेखन अलग है और एक ग्रामेटिकल पोर्शन अलग होता है। तो जो अंग्रेजी वाला उसकी ग्रामर अच्छी हो ये जरूरी नहीं है, हाँ लिखना अंग्रेजी में आता है उसको, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी ग्रामर अच्छी हो। और कितनी अच्छी ग्रामर हो, ये 80 नंबर जो है ना, इसमें बहुत बढ़िया वाला स्टूडेंट भी जो है ना वो 20-25 से ऊपर नहीं जाता है। लेकिन ये जो 120 नंबर है ना, इसमें अगर ठीक ठीक भी तैयारी करी तो वो स्टूडेंट 100 नंबर तक चला जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें इस सेगमेंट के अंदर इस पार्ट को बहुत बड़ा वेटेज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक हिंदी के विषय के रूप में मैंने बताया आपको। अब देखो हर पेपर जो होगा आपका, उस पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे उनका एक पैटर्न मैं आपको बताता हूं। देखिए, देखो यहां पे जैसे पेपर फर्स्ट है आपका, इस पेपर फर्स्ट में मैंने जस्ट बताया आपको कितनी यूनिट हो गई, 3 यूनिट हो गई। 3 यूनिट में पहली जो यूनिट है, उस यूनिट के अंदर जैसे तीनों यूनिट है, तीनों यूनिट के अंदर जो प्रश्न आएंगे वो प्रश्न 3 टाइप के आएंगे। एक प्रश्न 15 शब्दों पे, एक प्रश्न 50 शब्दों पे और एक प्रश्न 100 शब्दों का। 15 का मतलब 15 कभी नहीं होता, 50 का मतलब 50 नहीं, 100 का मतलब 100 नहीं। इसके आसपास मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, जो जब भी अपन विषय शुरू करेंगे पढ़ना तो आप खुद कहोगे कि सर मैं इसको 15 शब्द में कैसे लिखूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें आपके 25 से मतलब एक लाइन को हम, एक लाइन लिखा हमने तो उसको हम 10 वर्ड मानते हैं, ऐसा एक टेंटेटिव आइडिया रहता है। तो आपने 2 से 3 लाइन, मतलब प्रश्न की नेचर ऐसी थी कि उसमें 3 लाइन तो आराम से आ गई, और उस अगले ने भी जगह छोड़ रखी है आपके लिए कि 3 लाइन दे दिया आपको कि लिखो इसके अंदर। तो वहां पर ऐसी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपका प्रॉपर मैटर है उसके अंदर 20 या 25 शब्द का, तो उस पर लिख सकते हैं आप, और उसकी जानकारी आपको जैसे जैसे पढ़ोगे उसमें आगे अपने आप पता चल जाएगी कि हाँ ये इतने शब्द का है, या इसमें 100 शब्द कैसे लिखे, तो फिर उसमें कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, प्रश्न के ऊपर, ठीक है। तो हर एक पेपर में ये 3-3 टाइप के प्रश्न होंगे, एक 15 शब्द का, एक 50 शब्द का और एक 100 शब्द का। अब इसमें 15 शब्द वाले जो प्रश्न हैं, जैसे पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड, पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे ना वो सेम होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आप आरएस प्री पढ़ रहे हो, तो आरएस प्री के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना बता दिया मैंने आपको, 150 प्रश्न। अब मैं कह रहा हूं कि सर मेंस का हम पेपर दे रहे हैं और उस मेंस के पेपर में किस पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस होंगे, तो कितने कितने क्वेश्चंस होंगे उनका ये एक जिसको मैं कहूं कि प्रारूप है, जिसमें देखिए पेपर फर्स्ट में 25 प्रश्न होंगे, जो कितने नंबर वाले होंगे, 2 नंबर वाले, और 2 नंबर वाले प्रश्नों की शब्द सीमा कितनी होगी, 15 वर्ड, ठीक है ना। तो 25 प्रश्न तो एक हुए। दूसरा 16 प्रश्न ऐसे होंगे जो कितने नंबर वाले होंगे, 5 नंबर वाले, और इनकी शब्द सीमा कितनी है, 50 शब्द। और इसमें 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनकी जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द, और नंबर ऑफ जो भी इसके टोटल नंबर होंगे वो कितने का, 10 नंबर का। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पर कितना हुआ, 7 और 5 12 और 6 18 और 4। तो ये पेपर फर्स्ट और थर्ड जो होंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे, 48। फिर चेंज होता है मामला किसका, पेपर सेकंड का, क्योंकि ये तो लैंग्वेज का है पेपर फोर्थ, तो उस पे अपने को बात नहीं करनी, इन 3 पे बात करते हैं। पेपर सेकंड जो है ना आपका, उस पेपर सेकंड में देखो जो 15 क्वेश्चन हैं वो तो 2, 15 के बाद में 14 प्रश्न है वो 5 नंबर वाले, और 10 प्रश्न ऐसे हैं जो
10 नंबर वाले। यानी सेकंड पेपर के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं? 39। वहां पर कितने हैं? 48। इस सेकंड पेपर में अब चूंकि जो पैटर्न इन्होंने बनाया वो तो बनाया है, वही रहेगा, हम उसको चेंज भी नहीं कर सकते। इसमें एक छोटी सी ड्रॉबैक ये है कि जिस भी पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ये वाले क्वेश्चंस जहां ज्यादा होते हैं वहां नंबर आने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है ना? आप 2 नंबर हैं, बहुत गंदे मूड से कॉपी चेक कर रहा कोई आदमी, क्योंकि मेंस में कितने नंबर आए, सिमिलर कॉपी देखोगे, जो आपने भी लिखा जो दूसरे में भी लिखा, आपके 1 नंबर आया, दूसरे के 1.5 नंबर आया, और डिट्टो वर्ड है, डिट्टो, कोई चेंज नहीं। अब क्या करोगे? करोगे कुछ? नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। जो दे दिया उसने दे दिया। और ये डिपेंड किस पे? मूड पे। अगले मूड खराब था, झगड़ा हो गया घर में है, और फिर उसके बाद दूसरे दिन कॉपी चेक करने पहुंचे गुरुजी, तो सारा झगड़ा या सारी बातें किस में उतार दी? नंबरों के ऊपर उतार दी। तो चढ़ गया धक्के, वो चढ़ गया नहीं, उसका क्राइटेरिया अगले का क्राइटेरिया है। तो इसलिए आपको इस पे भी कंपैरिजन नहीं कर सकते आप कि मैंने ये सेम लिखा, इसने सेम लिखा, मेरे तो नंबर कम दिए, इसके नंबर ज्यादा दिए। तो ये भी लक बाई चांस की बात है। ठीक है ना? यहां पर जो मैं कह रहा हूं कि वो कितने बुरे मूड में था, अब 2 नंबर में से मरे दर्जे का कितना काट लेगा? वो 1 काट लेगा। बिल्कुल ठीक लिखा आपने, बिल्कुल ही ठीक लिखा, ज्यादा से ज्यादा 1 काट लेगा, नहीं तो और थोड़ा ठीक रहेगा तो आधा काट लेगा। तो 10 नंबर वाला प्रश्न होगा, अगर वो आ गया उस पे तो 2-3 नंबर से ज्यादा ही नहीं थे। तो वो गैप एक थोड़ा सा गड़बड़ है। पर जो भी है, तो जहां छोटे प्रश्न ज्यादा हैं ये वाले, वहां नंबर आने की संभावना ज्यादा है। ये सेकंड पेपर है और हमारा विषय क्या पढ़ेंगे अपन लोग साथ में? भूगोल पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी किस पेपर का पार्ट है? सेकंड मैंने बोला हर पेपर के 3-3 यूनिट है और हर पेपर में 3-3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। सेकंड पेपर में थर्ड यूनिट, सेकंड पेपर में थर्ड यूनिट किसकी है? कंप्लीट ज्योग्राफी की, जिसमें वर्ल्ड, इंडिया और राजस्थान तीनों का सेगमेंट है। ठीक है ना? तो ये जो पार्ट है इसमें इसका मतलब है कि जहां पर प्री में ज्योग्राफी का वेटेज मैंने आपको कितना नंबर बताया, मतलब कितने क्वेश्चंस बताए? 20। वहां पर मेंस में कितने? 65 से 70। आपने प्री में बड़े अच्छे से पढ़ लिया तो आप मान के चलना कि एक रिवीजन लगानी है तो ये नंबर में से जो भी बेस्ट हो सकता है भाई, एक टेंटेटिव आइडिया मानो 50 से 55% तक इन नंबरों का आप ला सकते हो, क्योंकि मेरिट जितनी जाती है उसी के हिसाब से आप पोर्शन बांट लो। और एक टारगेट डिसाइड रखना कि मेरे पास में 4 पेपर हैं, इन 4 पेपर में मैं किसी भी तरीके से क्या रखूं, हर पेपर में 100-100 नंबर का एक क्राइटेरिया रखूं, आए ना आए लेकिन अपना क्राइटेरिया रखना है। तो टोटल नंबर कितने का टारगेट हो गया आपका? 400 नंबर का। अब 400 नंबर आपने चारों पेपरों में ले लिए, मरे दर्जे के 50 नंबर आपको इंटरव्यू में मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 450। पुराना इतिहास उठा के देखो, टॉपर्स के नंबर हैं ये। ठीक है ना? तो आपको जो टारगेट बनाना है वो हर एक पेपर के अंदर विषय है, क्योंकि चॉइस आपको करनी पड़ेगी, देखना आपको पड़ेगा। मैं यूं कहूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं भूगोल विषय, आपके सारे जितने लोग बैठे हैं उनके बिल्कुल सेम समझ में आ रहा है, कभी संभव नहीं होगा, कभी भी संभव नहीं होगा। हर विषय के साथ ऐसा ही होगा। कुछ टेक्निकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो ऐसे वर्ड जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं वो बड़ा जल्दी पकड़ में आते हैं। कुछ ऐसा स्टूडेंट होता है जिसका बैकग्राउंड थोड़ा सा मान लो ये विषय नहीं रहा, जैसे एक विद्यार्थी आता है जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स है, अब उसके साथ क्या क्या बीतती होगी आप महसूस करो कि वो तैयारी कर रहा है तो बेचारा क्या पढ़ के आया। जो विषय आपने बताया उसमें तो कुछ नहीं पढ़ा, मेंस में जरूर थोड़ी सी वो अकाउंट्स का और वो पोर्शन आ जाता तो उसमें थोड़ी सहूलियत मिल सकती है। जो कॉमर्स वाला स्टूडेंट है उसकी थोड़ी सी इकोनॉमिक्स ठीक रहती है, थोड़ा बहुत फायदा उसमें मिल जाएगा। बाकी हिस्ट्री पढ़ते समय क्यों डिपर चसेंगे, उसका नहीं लगेगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। लेकिन हाँ ठीक है भाई, वो हो सकता है उस चीज को, जो चीज आप एक बार में पढ़ोगे उसको 2 बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। तो ये जो पैटर्न रहेगा आप लोगों का,
वो इन तीनों पे, फर्स्ट पेपर और थर्ड पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चन 48 सेम, और सेकंड पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए 39। तो ये इस टाइप से आपके जो दोनों पैटर्न है प्री का और मेंस का, ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, जो फोर्थ पेपर है उस फोर्थ पेपर के जो 3 सेगमेंट हैं, इन 3 सेगमेंट को अगर आप देखोगे तो ये पार्ट ए, बी और सी, जिसमें एक पार्ट 70 नंबर का, 80 नंबर का और 50 नंबर का। जब इसकी डेप्थ में जाओगे तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 120 नंबर की क्या है, हिंदी है, और 80 नंबर की क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, तो ये चारों पेपर्स का क्या है, पैटर्न। अब जैसे जैसे जो विषय पढ़ते जाओगे आप, वैसे वैसे उसी विषय में जो भी सिलेबस होगा प्री का और मेंस का, वो आपको सिलेबस लिखवा दिया जाएगा। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कि भाई ये प्री में पहले प्रश्न आए, ये मेंस में आए, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। तो वो हर एक विषय का अपना पैटर्न रहेगा। ठीक है ना, तो ये तो रही आपके एग्जाम के पैटर्न की बात, कि जो भी एग्जाम है उस एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। मोटे मोटे तौर पर मैं वापस आपको एक रिवाइज करूं तो जो भी प्री है उस प्री के नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मार्क्स की बात हो गई। मेंस टोटल कितने नंबर का हो गया, 800 नंबर का, इसके नंबर यहीं पर रुक गए। इसमें जो नंबर आए आपको, मान लो 400 नंबर आए, उसके बाद कितने लोगों को पास करा था यहां पर, 15,000, 1,000 वैकेंसी, 5 लाख बच्चे, उनमें से मेंस के लिए 15,000 एलिजिबल। अब उसके बाद 15,000 मेंस लिखेंगे, उसके बाद जो वैकेंसी है उसके 3 गुना स्टूडेंट किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब जो वैकेंसी है उसमें 15,000 में से अब कितने स्टूडेंट इंटरव्यू देंगे, 3,000, और 3,000 में से फिर जो इंटरव्यू के अंदर जो भी बच्चे आए उनको वापस जो भी कैटेगरीज है उसमें डिवाइड करके और टोटल कितनों का सिलेक्शन लेंगे, ये 1,000 का, जिसमें से 400 नंबर मतलब मेंस का नंबर प्लस जो इंटरव्यू के 100 नंबर हैं उसमें से जो भी आपको मिले, इन दोनों को मिला करके और फिर फाइनल आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ठीक है ना, तो ये तो एक पैटर्न रहेगा आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तक का। अब इस पैटर्न के साथ में जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहां पर ये जैसे 2021 की कट ऑफ है, अलग अलग कट ऑफ है, कब कब कितने कितने नंबर गए, तो इनमें कोई मतलब वाली बात नहीं होती है। ये हर कैटेगरी के अलग अलग, ये फीमेल के लिए, विडोज के लिए, तो इसका कुल मिलाकर के हर बार अलग रहेगा। तो वो आपकी मतलब की नहीं है, 2018 का अलग था, 2023 का अलग है, तो इसके लिए मैंने पहले बोला कि इसकी हमें नहीं जरूरत है। उसके बाद ये प्री के जो प्रश्न आए हुए हैं अभी तक, उसमें टेंटेटिव क्वेश्चंस हैं, जैसे 2021 में, 18 में, 16 में, 13 में, क्योंकि 13 के बाद सिलेबस जो भी चेंज हुआ है उसके अनुसार। तो वही जैसे जब आप इनको देखोगे ना तो टोटल जैसे राजस्थान का अलग है, जैसे इतिहास तो इंडियन हिस्ट्री के 11 है, फिर नीचे आप राजस्थान का टोटल देखोगे तो 50% राजस्थान के, जिसमें वही 8-9% किसके आ गए, हिस्ट्री के। तो मोटे मोटे तौर पर जब आप देखोगे ना तो लगभग लगभग जो मैंने आइडिया बताया था वही 20-20 प्रश्नों का आइडिया आएगा आपके। ठीक है ना, तो ये तो हुई पूरी डिटेल किसके संदर्भ में, आपके एग्जाम के संदर्भ में।